अमित शाह और नीतीश कुमार की जमीन खिसकी होगी कि नहीं खिसकी होगी। बिल्कुल। इस बात को समझने के लिए आपको एक चीज समझना होगा कि इस देश को दो भागों में अगर डिवाइड कर दीजिए आप, अगर आप ये चश्मा उतार करके बीजेपी वाला ऐसा लगाइएगा ना, तो आपको नजर आएगा कि 80% वोट मेरा है। उन 18% मुस्लिम समाज के वोट में से 30% जो जितना वोट पोल होता है, यदि 100 वोट पोल होता है तो उसमें 30 वोट नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के जैसे जो क्षेत्रीय दल है बिहार में उनको मिलता है। 2014 तो एक फेज था जहां नरेंद्र मोदी का उदय होना था, लेकिन असल तो आप जब कोई भी कार्य संपादित हो जाता है उसके फायदे और घाटा उसके बाद देखे जाते हैं। मोदी का सौगात बटा है, सौगाते मोदी ईदी दे दिए हैं, उसका फायदा से ज्यादा नरेंद्र मोदी का घाटा हुआ है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, इस वक्त सदन में वक्फ बिल पेश हो रहा है और तमाम तरह के रिएक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं। सदन में अब पुराने बातों को लेकर खूब जिक्र हो रहा है। लालू प्रसाद यादव ने सदन में वक्फ के बारे में क्या कहा था, इस बारे में भी चर्चा हो रही है। अब देखिए, इधर सदन में हल्ला हंगामा तो हो ही रहा है, लेकिन उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नायडू को फोन लगा दिया है। देखिए क्या कुछ बात हुई है, इस पर विशेष जानकारी बाबा देंगे। बाबा, बहुत स्वागत है आपका। बाबा, बात हुई है दोनों नेताओं में, नीतीश नायडू में बात हो गई है, अमित शाह के प्लानिंग, क्या कुछ निकलकर अपडेट आ रहा है बाबा? देखिए सागर, आपने कहा कि वक्फ बोर्ड बिल जो है वो पास हो रहा है। बिल कहीं ना कहीं सदन में रखा गया और ये पहले से हम बता रहे हैं। आप समझिए कि मैंने इस बिल को लेकर के जो व्हिप जारी किया गया उसकी भी चर्चा हमने की, हमने सभी बातों की चर्चा कर दी। हमने ये भी बताया आपको, अब तक आपने देखा होगा जितने भी जगहों पे आप इस बिल के बारे में सुने होंगे या पढ़े होंगे या देखे होंगे, हमारे दर्शक भी देखे होंगे, उनमें सब में एक बात कॉमन हम लोगों ने बताई और वो स्पेशल बात ये है कि जो बिल के लिए अमेंडमेंट की बात की गई थी, जेपीसी को देने की बात की गई थी, उसमें एक ही ढर्रे का, एक ही तरह का, एक ही ड्राफ्ट का दोनों ने दिया था। चाहे वो नायडू की बात कर लीजिए या नीतीश कुमार की बात कर लीजिए, दोनों ने संशोधन की जो बात की थी। इन सारी बातों के साथ कल रात भर ये चलता रहा कि संशोधन मान लिया गया है, अमित शाह ने कह दिया है ओके है, संशोधन मान लिया गया है ओके है। लेकिन इसके साथ साथ संशोधनों की बड़ी फहरिस्त है, हजारों हजार संशोधन जो हैं इस बिल के पक्ष और विपक्ष में दिए गए हैं, जिसको लेकर के आज जैसे ही बिल सदन के पटल पर रखा गया और इसकी किरण रिजिजू जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने रख करके इस बिल के बारे में बताया कि इस बिल की क्या उपयोगिता है, क्या विशेषता है। और इस बिल पर बहुत से पहले जब ये बात चर्चा में आने लगी तो अचानक से अमित शाह उठते हैं और ये कहते हैं कि इस बिल में कोई भी परिवर्तन, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अब यहां आकर के आप समझिए कि उसके बाद क्या हुआ होगा। अमित शाह और नीतीश कुमार की जमीन खिसकी होगी कि नहीं खिसकी होगी। इस बात को समझने के लिए आपको एक चीज समझना होगा कि इस देश को दो भागों में अगर डिवाइड कर दीजिए आप, अगर आप ये चश्मा उतार करके बीजेपी वाला ऐसा लगाइएगा ना, तो आपको नजर आएगा कि 80% वोट मेरा है। और जैसे इस चश्मा को उतार दीजिएगा जी, तो आपको सीधे इंडिया गठबंधन का चश्मा लगाते हुए आपको नजर आएगा कि मेरे पास तो भैया 18% वोट है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है, जिस रास्ते पे निकल पड़ी है, उस रास्ते में उसे 80% वोट नजर आ रहे हैं। भले ही आज उसको नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात करके कई आप देखे होंगे कि सनातनी जो हैं प्रवचन करता है, या फिर आप देखिए कि जो बाबा टाइप के लोग हैं वो यही ना कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए। बिल्कुल। इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते चल रही है, देश के लगभग 39-40 जो केंद्र शासित और अन्य राज्य हैं उन सबको मिला करके भारतीय जनता पार्टी ने 21 पर अपना कब्जा जमा लिया है। यानी कि 60 से 70% तक उसके पास है। उस 60-70% में कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां वो पार्टनर के रूप में काम कर रही है, जैसे बिहार। बिहार में चुनाव होने वाले हैं और बिहार प्रयोग की धरती रही है, हमेशा प्रयोग हुआ है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी यहाँ प्रयोग करना चाहती है। जो वोटों की बात है, हम लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को
उन 18% मुस्लिम समाज के वोट में से 30% जो जितना वोट पोल होता है, यदि 100 वोट पोल होता है तो उसमें 30 वोट नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के जैसे जो क्षेत्रीय दल है बिहार में उनको मिलता है। 70% वोट जो है सीधे तौर पे चला जाता है या तो केंद्र को, मतलब केंद्र या तो वो चला जाता है लालू प्रसाद को, या फिर अन्य जो मुस्लिम पैरोकारी करने वाले दल हैं उनको चला जाता है, जैसे AIMIM आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में एक्टिव हुआ है। 2020 में उसने भी एक गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था जिसमें 5 सीटें AIMIM को मिली थी और एक सीट जो है मुस्लिम जीत करके आए थे BSP से, चमा खान, जो कि आज के डेट में कहाँ है सबको पता है, जदयू में है, मंत्री भी हैं। इन सारी चीजों पर जो एक सर्वे जो CSDS ने किया है, उस CSDS के सर्वे के अनुसार 30 से 40 ऐसी विधानसभा की सीटें हैं बिहार में जिस पर मुसलमान समाज पूरी तरह से एग्रेसिव वोटिंग करता है और जीत हार का फैसला वही करता है क्योंकि उसकी संख्या वहां ज्यादा है। इस पर अक्सर आपने देखा होगा कि या तो विपक्ष जीतता आया है, यानी जो गैर भाजपाई दल हैं वो जीतते आए हैं, या फिर मुस्लिम जीतते आए हैं। खास करके एक चर्चा आपसे हो रही थी तो आपने बताया भी कि प्रधानमंत्री जी का भी कार्यक्रम घोषित हो गया है, वो भी आ रहे हैं तो किस क्षेत्र में आ रहे हैं उसकी चर्चा हम आपसे करेंगे, आप पूछेंगे भी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि CSDS ने जो सर्वे किया उसमें 30-40 सीटों की जो मैं बात कर रहा हूं उसमें अब तक का जो 19 से हम अगर जोड़ना शुरू करते हैं, 2014 तो एक फेज था जहां नरेंद्र मोदी का उदय होना था, लेकिन असल तो आप जब कोई भी कार्य संपादित हो जाता है उसके फायदे और घाटा उसके बाद देखे जाते हैं। तो जब 2019 में चुनाव हुआ लोकसभा का तो मुस्लिम समाज ने बिहार में मात्र 6% वोट जो है वो एनडीए गठबंधन को दिया था। किसके माध्यम से एनडीए गठबंधन को गया होगा ये भी आपको अच्छी तरह पता है, क्योंकि 2019 में नीतीश कुमार आ गए थे और नीतीश कुमार के आने के चलते पासमानदा वगैरह जो हैं, जो मुस्लिम समाज का एक अच्छा खासा हिस्सा उनके पास है, वो अगर वोट करते हैं तो 6% वोट आना ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि इस 6% वोट के कारण, और जैसा कि आपने अभी भी देखा होगा कि मोदी का सौगात बटा है, सौगाते मोदी ईदी दे दिए हैं, उसका फायदा से ज्यादा नरेंद्र मोदी का घाटा हुआ है। हाँ। लगातार किरकिरी हुई है, उस झोले में क्या है इस पर चर्चा हुई है, उस झोले में क्या नहीं है इस पर चर्चा हुई है। नरेंद्र मोदी ने एक प्रयास तो जरूर किया, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि इसके प्रयास से हिंदू समाज को कहीं ना कहीं झटका लगे, आहत हुआ है। दीपावली में बिल्कुल, अब इन सारी बातों की चर्चा तो हो ही रही है क्योंकि नवरात्र भी चल रहा है। तो आपने कहा भाई फ्रूट बांटा, कितने घरों में आप जाकर के प्रसाद बांटे हैं, ये सारी बातें कही जा रही हैं। वहीं आपको बता दें कि 2019 के बाद हम अगर आगे आते हैं तो इसी में एनडीए गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन जिसको आजकल डेट में कहा जाता है, उनको 77% वोट मिला था 2019 में। 2020 के चुनाव की बात करें तो 5% और 1% घट गया था। 5% वोट आया था क्योंकि 2020 के चुनाव में आपको पता है कि 3 गठबंधन हो गए थे। हाँ। एक जो एनडीए गठबंधन है, दूसरा महागठबंधन और तीसरा ग्रैंड अलायंस, जिसका नेतृत्व कर रहे, जिसकी बात हम बता रहे थे AIMIM की। इन सभी ने मिल करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का 1% वोट घटा दिया, यानी 5% वोट उनको प्राप्त हुए, जबकि महागठबंधन को 76% वोट प्राप्त हुए थे। बाकी का जो शेष बचा हुआ है वो AIMIM को गया जी। इसके बाद 2024 की बात करें तो यहाँ एनडीए का वोट प्रतिशत माने अप्रत्याशित रूप से बढ़ा। अच्छा, तब वक्फ बोर्ड वाली बात नहीं थी। नीतीश कुमार पे लोगों को भरोसा था, ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार कोई बड़ा परिवर्तन करेंगे, आए हैं तो कुछ नया करेंगे। 12% लोगों ने वोट किया था 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए गठबंधन को। अब समझ सकते हैं इसके पीछे का कारण क्या होगा। तब कौन कौन था? 2020 में तो ये लोग नहीं थे। तब आपके पास उपेंद्र कुशवाहा थे, तब आपके पास जीतन राम मांझी थे, तब आपके पास चिराग पासवान थे, तब आपके पास नीतीश कुमार थे। और यही उत्साह जो है कहीं ना कहीं 12% वोट का मिलना, आप समझ रहे होंगे मैं कहानी को लेकर के जो आ रहा हूं 2025 में, आपको ये समझ में आ गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी का उत्साह इसी बात से है कि 12% वोट हम खींच ले रहे हैं ना, ये तो मेरा प्लस पॉइंट है। लेकिन ये वक्फ बिल आने के बाद ये 12% मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये प्रश्न चिन्ह है, और इस प्रश्न चिन्ह के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सीधी तौर पे जब बिल पेश किया गया तो अब ये सवाल उठता है कि जेडीयू को कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा। फायदा होना तो दूर की बात है, नुकसान
क्लियर है, सामने दिख रहा है। फायदा हो जाए तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपका फायदा हो जाए। अगर आप मान लेते हैं कि टिकट आप कटाए हुए ट्रेन का और ट्रेन अपने नियत समय से आप फेल हो गए, 7:05 पर ट्रेन का खुलने का समय है, आप पहुंच रहे 7:08 में, अगर ट्रेन स्टेशन पे आपको मिल जाती है तो ये आपका भाग्य है, क्योंकि ट्रेन लेट हो गई है इसलिए आपको मिल रही है। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अगर मिल जाता है तो भाग्य है, लेकिन मिलना संभव नहीं लग रहा है। जिस तरह से अमित शाह ने बयान किया, जिसकी शुरुआत मैंने की थी, अमित शाह ने सदन में जिस तरह से बयान दिया है, सागर आप तो लगातार बयानों को मॉनिटर कर रहे हैं, किसने क्या कहा हम आपसे पूछेंगे भी, लेकिन उसके साथ साथ कल पूरे दिन हमने कई राजनीतिक दल के नेताओं से पूछा, आज भी आप बात किए, कई मुस्लिम संगठनों से आपने बातचीत किया, इन सभी का रिकॉर्ड हमने भारत टाइप पर रख दिया है। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें सबके दिमाग में एक ही बात है कि नीतीश कुमार को इसका कितना फायदा और कितना नुकसान हो, और नीतीश कुमार के फायदे नुकसान पर ही भारतीय जनता पार्टी टिकी हुई है। अब इसमें एक बात कही जा रही है कि इस वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के कम से कम 15 से 25 तक ऐसे सीट हैं जो एनडीए गठबंधन से छीने जा सकते हैं। अच्छा, इस वक्फ बोर्ड बिल के बाद तो यानी 15 से 25 सीटें कम हो सकती है, और इतनी ही सीटों का फायदा इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन को हो सकता है। ये भी उस सर्वे का एक हिस्सा है, और हमारे भी खुली आंखों से अगर हम देख रहे हैं, हमने चश्मे की जो बात की, तो हम चश्मा बदलते हैं तो हमें नजर आता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सीधा और नीतीश कुमार को ये बात लगता है कि अब मुस्लिम तुष्टिकरण या क्राइम करप्शन कम्युनिज्म के आधार पर आप नहीं चुनाव जीत सकते हैं, आपको किसी ना किसी नाव पे सवार होना होगा। कौन नाव डबल इंजन वाली है जो तेजी से चलेगी, उस नाव पर सवार होना नीतीश कुमार का लक्ष्य है। क्योंकि 2025 में जो हमें जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार के साथ वो समझौता हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है कि आपको मुख्यमंत्री हम बना देंगे, चुनाव जीतेंगे, हमारी सरकार बनती है तो आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, 3 महीना के बाद आप हस्तांतरित हमको कर दीजिएगा, खुशी खुशी आप भी अपना पलायन कर जाइएगा और खुशी खुशी हम भी अपना सत्ता ले लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आपके बेटा को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। चलिए इस बात से भी अब आगे बढ़ जाते हैं। क्या नीतीश कुमार के हिंदुत्व वाली गाड़ी पर सवार होने के बाद, जो अब तक वो सवार रहे हैं लेकिन अपनी शर्तों पर रहे हैं, इस बार पूरी तरह से वो हिंदुत्व वाले गाड़ी पर सवार होने के लिए भाजपा के शर्तों पर तैयार हैं? क्योंकि बार बार सागर हम एक बात कर रहे हैं कि एक ही ड्राफ्ट का दोनों को का देना इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये प्लानिंग इन लोगों की नहीं है। प्लानिंग आपके साथ बातचीत हो रही थी, हमने सुना भी कि जदयू के जो प्रवक्ता है, बड़े नेता हैं, वो बातचीत कर रहे थे तो बता रहे थे कि नीतीश कुमार ने तो इस पूरे बिल में क्या नहीं कर दिया है। ठीक है, नीतीश कुमार ने अमेंडमेंट के लिए जरूर सुझाव दिया है कि आप जो पहले से चला आ रहा है उसको छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा। तो भैया पहले से जो चला आ रहा है उस पर छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो फिर बिल का मतलब क्या हुआ? पहले से आप हमारा कब्जा करके रखे हुए हैं तो कैसे आपको हम छोड़ देंगे? और अमित शाह कैसे बोल रहे हैं कि हम चेंज नहीं होगा? वही मेन चीज ना है। अब इन सारी बातों को लेकर के जो असंतोष की बात आ रही है उसमें कहीं ना कहीं अंतिम थ्रेट जो है, अंतिम चेतावनी जो है मुस्लिम संगठनों ने दे दिया है। आपने देखा होगा कि जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले एक पोस्टर लेकर के एक शख्स ब्लैक कपड़ा पहन करके और ये बता रहे थे इसका विरोध होना चाहिए, बिल लागू नहीं होना चाहिए, वापस लेना चाहिए। अब इसके बाद आप समझिएगा बेचैनी की बात, कहीं ना कहीं बहुत रिलैक्स राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। ये नया परिवर्तन करने के बाद और लगातार जो अपने पार्टी के भीतर जो संगठन में परिवर्तन कर रहे हैं, उस परिवर्तन से साफ लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा निश्चिंत हैं। उनको पता है कि क्या होने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक सवर्ण वर्ग जो अपने प्रतिष्ठा के लिए इंतजार कर रहा था, जो भारतीय जनता पार्टी और जदयू नहीं दे पा रही। सवर्णों को आप उठा के देख लीजिए तो आज के डेट में क्या उनको मिल रहा है? उनको अपने प्रतिष्ठा खोजनी पड़ रही है, खोज करके उनको कुर्सी पकड़नी पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में वो पक्ष जरूर अपनी प्रतिष्ठा के लिए तलाश में है कि हमारे लिए कोई कुशन मिले, कोई सही जगह मिले। दूसरी तरफ मुस्लिम समाज इस उधेड़ बुन में फंसा हुआ है कि भाई हम लालू का क्या करें, ये तो सत्ता में आते नहीं है, कुछ भी कर देते हैं तो सत्ता में नहीं आ रहे हैं। नीतीश कुमार सत्ता में वो करते हैं तो हमारे लिए क्या कर रहे हैं वो देख ही रहे हैं। जो बहुत हद तक नीतीश कुमार ने किया है, लेकिन उसका फायदा क्या मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर दबाव बनाती रहती है। तो इन सारी बातों को लेकर के कांग्रेस कहीं ना कहीं निश्चिंत रही है। यही कारण है कि 7 अप्रैल को जब आएंगे राहुल गांधी बेगूसराय में, तो वो बेगूसराय में भी आने का कारण है
क्योंकि आपको पता है कि उनके जो पदयात्री हैं वो कहाँ के हैं, बेगूसराय से ही आते हैं, कन्हैया कुमार। अब दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी हर हाल में उन मुस्लिम क्षेत्रों में एक बार फिर से अपना ताकत आजमाना चाहती है। मधुबनी की बात कर लीजिए, ये पूरी तरह से मुस्लिम क्षेत्र है। पूरे मिथिलांचल की बात कर लीजिए, कोसी की बात कर लीजिए, सीमांचल की बात कर लीजिए, तो ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र कहा जाता है और यादव बहुल क्षेत्र कहा जाता है। इन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को अपनी पैर जमाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। बिल्कुल। यहाँ से आप देखिएगा अधिकांश मुस्लिम जो जीत करके आते हैं सदन में, विधानसभा में, वो सब इसी क्षेत्र के होते हैं, अधिकांश इसी क्षेत्र के होते हैं। तो निश्चित रूप से इन क्षेत्रों पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है। पहले तो ये भी कहा जा रहा था कि 2025 के चुनाव से पहले एक परिसीमन होगा, परिसीमन में बिहार को 2 टुकड़े किया जाएगा, बिहार से और बंगाल से निकाल करके और अन्य राज्यों से निकाल करके एक इंडियन जो कहा जाता है कि यूनियन टेरिटरी बनाया जाएगा। तो ये सारी बातें चल रही थी, लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें सीधे तौर पे साफ साफ नजर आ रहा है कि जैसे ही अमित शाह का ये बयान आया है कि इस बिल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वैसे ही नीतीश कुमार ने सीधे नायडू को फोन लगाया है और बोला है खेला तो हो गया, अब क्या किया जाए। और इधर आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस ने फिर से ऑफर दे दिया है कि विपक्ष के जितने भी नेता हैं, गैर भाजपाई जितने भी दल हैं, चाहे वो समर्थन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं भाजपा को, वो सभी अगर आना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। ऐसी स्थिति में आप एक बात तो अच्छी तरह समझ सकते हैं कि अमित शाह ने जो ये प्लानिंग बनाई है वक्फ बिल वाला, उससे फायदा होगा या घाटा होगा, पास होंगे या फेल होंगे, ये अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं दोजख में नीतीश कुमार फंस गए हैं और नीतीश कुमार के साथ वो सभी लोग फंस गए हैं। चिराग पासवान फंस गए हैं, नायडू फंस गए हैं, नायडू तो फंसे हुए हैं ही। सबसे बड़ी बात है कि चूंकि बिहार में चुनाव है इसी साल और 7-8 महीने चुनाव में बचा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में अगर इस वक्फ बिल को लेकर के मुस्लिम समाज अड़ गया तो आप भले ही ये देख रहे होंगे कि आपके पास 6%, 8%, 10% वोट जाता है, आपके पास 80% हिंदू है, लेकिन बिहार में हिंदू समाज अलग अलग जातियों में बटा हुआ है। अच्छा, अगर जातियों में नहीं बटा होता तो आईपी गुप्ता हेलीकॉप्टर से नहीं घूम रहे होते। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर जातियों में नहीं बटा होता तो नागमणि गांधी मैदान में रैली नहीं करते होते। अगर जातियों में नहीं बटा होता तो और भी कई लोग हैं, जिसमें दांगी समाज के लोगों को आप देख लीजिए, अलग अलग जातीय समुदाय को देख लीजिए, वो सभी चंद्रवंशी समाज अलग कर रहा है, मुकेश सहनी को देख लीजिए, वो भी अपना अलग एक बनाए हुए हैं। तो ये सारी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि आप बिहार में चाहे जितना भी हिंदुत्व का डंका पीट लीजिए, बिहार में उसका फायदा आपको नहीं होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी ऐसा मजबूत खूंटा गाड़ करके नेता नहीं है जो ये कहे कि हाँ हम आपका बात मानेंगे, हम आपका फैसला करवाएंगे। सारे लोग कृपा पात्र हैं, जो केंद्र की कृपा होगी उसी कृपा पर हैं, और नीतीश कुमार किसी की कृपा पर नहीं है। नीतीश कुमार सेल्फ मेड है, लालू प्रसाद सेल्फ मेड है, चिराग पासवान सेल्फ मेड है, जीतन राम मांझी सेल्फ मेड है, और उपेंद्र कुशवाहा भी सेल्फ मेड है। उनको पता है कि वो जो करेंगे वही उनके पार्टी को फायदा मिलेगा, जितना नाचेंगे उतना ही तख्तैया का पैसा मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि इस बिल को लेकर के जो असमंजस की स्थिति थी वो अभी भी बरकरार है। सदन में बहस जरूर चल रहा है, लेकिन नट सेल में अगर देखा जाए तो शाम होते होते तक इस पर बहुत सारा कॉन्क्रीट बातें सामने आएगी। अगर नीतीश कुमार और नायडू की बात नहीं मानी जाती है, संशोधन को नहीं शामिल किया जाता है, तो आप मान के चलिएगा कि बिहार और देश की राजनीति से एक नया आपको स्वरूप देखने को मिल सकता है। चलिए, तो देखिए बड़ी अपडेट बाबा ने दी कि देखिए फोन को लगाया जा चुका है, और जो कहा जा रहा था कि समर्थन दे दिया है नीतीश कुमार और नायडू ने, तो अभी भी पेंच बाकी है, पेंच अभी भी बाकी है, कभी भी कुछ हो सकता है। वोटिंग बाकी है, देखिए लोकसभा में वोटिंग होगा, उसके बाद ही पेश होगा, पारित होगा। तो अब देखिए वोटिंग के समय क्या कोई खेल होता है, देखते रहिए भारतीय, हम हर खबर आपको देते रहेंगे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में
बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।